नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 18वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसको आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा खेल कूद, योग एवं खेल शिक्षा के बारे में। अब आप लोगों के मन में एक सवाल फिर से आएगा कि सर स्पष्ट रूप से ये तो खेल शिक्षा एवं खेल कूद के बारे में दिया नहीं है। तो मैं आप लोगों को थोड़े से बता दूँ कि आप लोग का जो विषय सामान्य ज्ञान है ना, उसमें आप लोगों का 6वां टॉपिक को देखोगे ना, तो उसमें आप लोग को नजर आएगा खेल और शिक्षा और योग शिक्षा और मूल्य शिक्षा के बारे में दिया गया है। और ये जो टॉपिक है आप लोग का जो 6वां नंबर का ना, वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस सभी टॉपिक में से ना काट करके, मतलब छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके ना आप लोगों के लिए अलग अलग क्लास लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज का जो हमारा क्लास रहेगा ना, जो क्लास नंबर 18वां है ना, उसमें हम लोग ना विभिन्न प्रकार के जो खेल है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो विभिन्न प्रकार की जो खेल है ना, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसमें से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आते ही हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान में 1 से 2 नंबर के आप लोगों का ना ये टॉपिक से आते ही है, ठीक है। क्योंकि हर साल ये खेलकूद का आयोजन किया जाता है ना, तो इसीलिए ये जो टॉपिक है करंट का टॉपिक है, ठीक है। तो करंट बेस से हम लोग भी ना पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए टोटल ना 28 से 29 प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ना हम लोग ना इसका थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप लोगों के ना सरल शब्दों में ना आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैंने इस टॉपिक को पढ़ कर के समझा है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को ना थ्योरी में ना समझाऊंगा, और जो आप लोग का इंपॉर्टेंट ना नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उसे आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और उसमें ना नोट कर लीजिए। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले ना उसे एक बार कम से कम रिविज़न के तौर पर ना पढ़ करके चले जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए टोटल ना 29 प्रश्न लेकर आऊँ। और इन 29 प्रश्न में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला आप लोगों को ना खुद से आंसर लेना है। मतलब मेरे प्रश्न बोलने से के बाद ना, जब मैं कुछ टाइम का आप लोग के लिए समय दूंगा ना, उसमें आप लोगों को खुद से सोचना है और सोच करके जवाब देना है कि इसको थ्योरी में मैंने क्या पढ़ा था। ऐसा करोगे तो आप लोग का जो दिमाग है ना, वो क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखने के लिए कोशिश करेगा। और इस प्रकार के जब भी अगर कि प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएगा ना, तो आप लोग ना बहुत सरल तरीके से बना पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर उसका प्रैक्टिस किया ना, तो इसलिए आपका माइंड क्लिक करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। और इसके बाद जितने भी इसका जो थ्योरी रहेगा ना, और इसका जो जितने भी प्रश्न रहेगा, उन सारे प्रश्नों को ना मैं अपने टेलीग्राम पर ना आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF दिला दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, बाय MD धीवर करके ना आप लोग को टेलीग्राम में सर्च मारना है। जो मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है ना, सेम वही नाम उसका भी है। तो वहाँ आप लोग को सर्च कर लीजिए और वहाँ से ना आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जो इसका PDF रहेगा उसको, ठीक है। ये वीडियोस अपलोड होने के बाद कम से कम 1-2 घंटे बाद मैं उसको ना आप लोग का ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आप लोग को सर्च करने में तकलीफ नहीं मिलेगा ना, तो मैं इसी वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक डाल दूंगा। फिर भी नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका लिंक दीजिए बोल करके ना, जो टेलीग्राम चैनल है उसका ना, तो मैं आप लोग का पर्सनली ना उसका लिंक आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई करके मैं बिल्कुल आप लोगों को भेज ही दूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को सबसे पहले करना है। और उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं आप लोगों को क्लास लेकर आऊँ ना, ताकि आप लोग को सबसे पहले मिले। और सबसे पहले मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ये जो क्लास है वो मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहा हूँ। तो इतना तो लोग का जो जिम्मेदारी है वो बनता है कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए क्लास ला रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। केवल मैं आप लोगों से इतना ही दक्षिणा मांग रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे, इन्हीं उम्मीद के साथ चलिए हम लोग ना इसके थ्योरी को पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक को देखो, खेल कूद, योग एवं उपलब्धि के बारे में, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसके थ्योरी को पढ़ते हुए चलते हैं। 24 जनवरी 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। संस्था का उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करना तथा वांछित सुविधाएं प्रदान करना। भारतीय खेल प्राधिकरण के 4 कार्यकारी प्रभाग कार्यरत है। इसका उद्देश्य है, तो सबसे पहले इसका क्या उद्देश्य, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहला को ध्यानपूर्वक पढ़िए। खिलाड़ियों का उद्देश्य खेल शोध तथा खेल का विकास। पटियाला स्थित नेताजी खेल संस्थान में यह योजना संचालित है। दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा तिरुवनंतपुरम में शोध व शारीरिक शिक्षा संचालित है। चलिए नेक्स्ट को फिर से तीसरा को पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है।
ठीक है। आगे इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। जितना भी इसमें पॉइंट है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा को पढ़िए। सामान्य खेलों का उत्थान तथा नई खेल प्रतिभाओं की खोज कर विकसित करना। चौथा को पढ़िए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण तथा उन्हें प्रबंधकीय सहायता देना। चलिए उसके बाद राष्ट्रीय खेल नीति को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। प्राधिकरण हॉकी के विश्वविख्यात जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके नाम से मनाया जाता है? तो वो मेजर ध्यानचंद के नाम से मनाया जाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके जन्मतिथि जो 9 अगस्त है ना, तो उसके जन्मतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष ना राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे पढ़ते हुए चलते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी विशिष्ट खेल प्रदर्शन, प्रशिक्षित एवं खिलाड़ी निर्माण हेतु प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने भारतीय खिलाड़ियों में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में खेल को शामिल किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में खेल विद्यालय खोले गए हैं। 14 नवंबर 2002 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल कोष के गठन का निर्णय लिया गया। तो चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, लेकिन इस प्रॉपर लाइन में ना क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सबसे पहले जान लो। जो हॉकी के मशहूर जादूगर है ना मेजर ध्यानचंद, तो उसके जन्मदिन पर ना 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा विभिन्न जो पुरस्कार जो दिया जाता है, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम पुरस्कार, ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये आप लोगों को याद रखना है कि 14 नवंबर 2002 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष का गठन करने का निर्णय लिया। तो ये डेट जो है ना वो आप लोगों को याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक तो पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक को देखो, छत्तीसगढ़ खेल संबंधी प्रमुख तथ्य एक नज़र, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार के जो खेल होते हैं ना उस पर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। सबसे फर्स्ट को पढ़ो, छत्तीसगढ़ खेल मुख्यालय 5 हैं। कितने मुख्यालय छत्तीसगढ़ में खेल के? तो 5 है, ये आप लोग को याद रखना है। सेकंड को देखो, छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय गुंडाधुर पुरस्कार का क्षेत्र खेल है, ठीक है। थर्ड को देखो, खेल दिवस आयोजन 29 अगस्त को होता है। उसके अलावा फोर्थ को देखो, छत्तीसगढ़ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह नया रायपुर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कहाँ है? तो और उसका नाम क्या है? तो नाम बोलोगे तो शहीद वीर नारायण सिंह है। और कहाँ है? तो रायपुर में है, मतलब नया रायपुर में है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो, छत्तीसगढ़ राज्य का विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम सरदार बलवीर सिंह जुदेव इंडोर स्टेडियम रायपुर में है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला को पढ़ो, शहीद हनुमान सिंह सम्मान दिया जाता है। तो खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। कौन सा सम्मान? तो शहीद हनुमान सिंह सम्मान दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़ो, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार क्षेत्र है। तो शहीद जो पंकज विक्रम पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। लास्ट को पढ़ो, क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ का खेल राजधानी भिलाई है। तो छत्तीसगढ़ में पूछा जा सकता है कि खेल राजधानी किसे कहते हैं? तो भिलाई को खेल की राजधानी कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए हम लोग ध्यानपूर्वक चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो खेल होगा उसके पढ़ेंगे और उसके परिसर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ना हम लोग ना विभिन्न खेलों और उसके परिसर के बारे में जानेंगे। अब परिसर क्या होता है थोड़ा सा आप लोग को ये बता दूं। परिसर का मतलब ये होता है कि जिस स्थान पर ना जो खेल खेला जाता है ना उसको परिसर कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे ये पुल लिखा हुआ है, पुल में कौन सा खेल खेला जाता है? तो तैराकी जो खेल होता है वही खेला जाता है ना पुल में। तो उसी प्रकार से ना विभिन्न जो परिसर है मतलब स्थान है उसको जानेंगे, और कौन से स्थान में कौन सा खेल खेला जाता है ना उसको हम लोग फटाफट ना एक अंदाज में पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए। एक बार आप लोग पढ़ लो, ठीक है। ये जो है आप लोग का परिसर हो जाएगा और ये जो आप लोग का है वो खेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ब्लर नज़र आ रहा होगा ना तो थोड़ा सा अपने ना वीडियोस का क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ ना आप लोग ध्यान रखिएगा उसको भी, ठीक है। सबसे पहला को देखिए कोर्ट। तो कोर्ट में क्या खेल खेला जाता है? तो सबसे पहला देखो टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, कबड्डी और ये जो स्क्वैश जो लिखा है ना वो टोटल खेल खेला जाता है, ठीक है, कोर्ट में। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये देखो डायमंड लिखा है, ठीक है। तो डायमंड में क्या खेला जाता है? डायमंड में बेसबॉल खेला जाता है। रिंग में कौन सा खेल खेला जाता है? तो रिंग में स्केटिंग और मुक्केबाजी खेला जाता है। उसके अलावा देखो कोर्स में
कोर्स में क्या खेला जाता है? तो गोल्फ खेला जाता है। पूल में क्या खेला जाता है? तो तैराकी खेला जाता है। बोर्ड में क्या खेला जाता है? तो बोर्ड में टेबल टेनिस खेला जाता है। फील्ड में क्या खेला जाता है? तो फील्ड में पोलो, फुटबॉल और हॉकी खेला जाता है। पिच में क्या खेलते हैं? तो पिच में क्रिकेट और रग्बी खेलते हैं। बोलते हैं ना कि पिच को बढ़िया जमा, पिच में दौड़ते हैं बोल के, तो पिच में क्रिकेट खेला जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसको हटा के आगे मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है। उसके अलावा एरिन में क्या खेला जाता है? तो एरिन में घुड़सवारी खेला जाता है। उसके अलावा रेंज में क्या खेला जाता है? तो रेंज में निशानेबाजी और तीरंदाजी खेला जाता है। और मैट में क्या खेलते हैं? तो मैट में जूडो, कराटे और ताक्वाइडो। और ये ताक्वाइडो क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, एक बार सर्च कर लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एली में क्या खेला जाता है? तो एली में बाउलिंग खेला जाता है। अब ये बाउलिंग क्या होता है मुझे खुद को नहीं पता, आप एक बार सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। जितने भी इसमें खेल के जो स्तर है ना उसको आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। अब देखो राष्ट्रीय स्तर की जो खेल है ना और उसके जो ट्रॉफी हैं उसके बारे में थोड़ा सा फटाफट अंदाज में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, ठीक है। सबसे पहला ये ट्रॉफी है और ये खेल है, ठीक है। मतलब विभिन्न खेलों में कौन कौन सा जो ट्रॉफी मिलता है जो प्रमुख होता है उसको बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला देखो सुब्रोतो कप। तो सुब्रोतो कप किस में मिलता है? तो फुटबॉल में मिलता है। डुरंडो कप किस में मिलता है? तो वो भी फुटबॉल में मिलता है। संतोष कप किस में मिलता है? तो वो भी फुटबॉल में मिलता है। रॉबर्ट्स कप किस में मिलता है? तो वो भी फुटबॉल में मिलता है। उसके अलावा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में खेला जाता है। दिलीप ट्रॉफी किस में मिलता है? तो दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट में मिलता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को फिर से मैं पढ़ते हुए चलता हूँ। ईरानी ट्रॉफी में भी क्रिकेट में मिलता है। देवी ट्रॉफी, तो देवीधर ट्रॉफी भी आप लोग का क्रिकेट में मिलता है। उसके अलावा बैटन ट्रॉफी, तो बैटन ट्रॉफी हॉकी में मिलता है। इसके अलावा मुरुगप्पा गोल्ड कप, तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है वो हॉकी में मिलता है। तो इतनी जो ट्रॉफी में जो है ना उन सारी चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, थोड़े से। चलिए उसके अलावा ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो ट्रॉफी है और खेल है ना उसके बारे में फटाफट थोड़ी से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज हो जाए, ठीक है। सबसे पहला देखो अजलान शाह कप, तो वो हॉकी में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ ना मैं। एशिया कप क्रिकेट और हॉकी में मिलता है। उसके अलावा एसएच कप, तो एसएच कप क्रिकेट में मिलता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन लॉन टेनिस में खेला जाता है। चैंपियन ट्रॉफी हॉकी और क्रिकेट में खेला जाता है। डेविस कप, तो डेविस कप लॉन टेनिस में खेला जाता है। उबेर कप, तो उबेर कप बैडमिंटन महिला खेलते हैं, ठीक है। उसके अलावा थॉमस कप, तो थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष खेला जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए थोड़े से और जो बचा है उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। इजरा कप, तो इजरा कप पोलो में खेला जाता है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप, तो आप लोगों को पता होगा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में खेला जाता है। उसके अलावा सूडान कप पोलो में खेला जाता है। सुधीरमन कप, तो सुधीरमन कप बैडमिंटन में खेला जाता है। उसके अलावा विंबलडन, तो विंबलडन जो है ना वो टेनिस में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन टेनिस में खेला जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है वो हॉकी में खेला जाता है। तो इतनी बातें आप लोगों को जल्दी से याद करना था। सारी चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एक बार थोड़े से नॉलेज हो जाए, ठीक है। वरना मैं केवल आप लोगों को ना आप लोग को सही विकल्प करा देता और चला जाता, तो वैसा मैं बिल्कुल आप लोगों को नहीं करा हूँ ताकि आप लोग को विस्तार पूर्वक पढ़ सको। और मेरा इस प्रकार से आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ाने का एक जो मन रहता है ना, मतलब जो मकसद रहता है ना, वो ये रहता है कि अगर आप लोग सुनोगे देखोगे तो आप लोग का जो माइंड है वो 60 से 70% तक की कैप्चर करेगा, मतलब समझेगा कि लगेगा कि हाँ ये तो मैंने क्लास में लिया हुआ था, तो वो आप लोग का जो माइंड है वो क्लिक करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार की क्लास लेकर के आता हूँ, तो वो बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना थोड़े से और इसका ना थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ना MCQ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यानपूर्वक इसकी थ्योरी को पढ़िएगा, ठीक है। मैं आराम से आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। सबसे पहले थ्योरी को पढ़िए। योग एक मानस शास्त्र है जिसमें मन को संयम करना और पाश्विक प्रवृत्तियों से सीखना सिखाया जा सकता है। जीवन की सफलता किसी भी क्षेत्र में संयम मन पर निर्भर करती है। मन संयम का अभिप्राय है कि किसी एक समय में किसी एक ही वस्तु पर चित्त का एकाग्र होना। दीर्घ काल तक अभ्यास करने से मन का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि किसी विषय को सोचते या किसी काम को करते हुए मन उस पर एकाग्र रहे। ऐसा अभ्यास करना आरंभ में बड़ा कठिन होता है, पर जब अभ्यास करते करते वैसा स्वभाव ही बन जाता है तब आनंद आता है। अर्थात योग का तात्पर्य ऐसा आध्यात्मिक अनुशासन जो
मन और शरीर को स्वस्थ बनाता है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते चलिएगा, ठीक है। इन सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ा ना वो योग के बारे में, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा। योग का महत्व एवं लाभ के बारे में थोड़े से पढ़ लेते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। योग कोई धर्म नहीं है, यह जीने का एक कला है जिसका लक्ष्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। योग से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। योग का महत्व निम्नानुसार है, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहला, सही संतुलन और सद्भाव प्राप्त करने में। दूसरा, स्वचिकित्सा को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, शरीर से विषाक्त पदार्थ और नकारात्मक सोच को बाहर निकालता है। चौथा, व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि होती है। पांचवा, आत्मबोध में सुधार होता है। छठवां को ध्यानपूर्वक पढ़ो, क्या बोला है छठवां, तो छठवां सजगता, ध्यान और एकाग्रता में मदद करता है, जो कि बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। अब केवल आप लोगों को ना इतना ही थ्योरी पढ़ना था, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये मैं आप लोग को समझता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को जितने भी आप लोग को सबसे पहला एमसीक्यू कराऊंगा ना, तो उसको एमसीक्यू को ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना है, और उसके बाद ना मेरे उत्तर देने से पहले जितने भी आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा है उन्हीं से बेसिस मैं थ्योरी आप लोगों का जो है ना एमसीक्यू करा रहा हूँ। तो मेरे उत्तर देने से पहले आप लोगों को खुद से उत्तर देना है, ठीक है, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बन सके और आप लोग का जो माइंड है ना वो क्रिएटिविटी के माध्यम से अच्छे से सीख सके, ठीक है। तो थोड़े से आप लोग को ब्लर अगर नज़र आएगा ना, तो आप लोग वीडियो की जो क्वालिटी रहेगा ना उसे आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से नज़र आए, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को उसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ो आप लोग। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, अर्थात आप लोग को ये बताना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो कप है ना किस खेल से संबंधित है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो बताइए, मैंने पढ़ाया था भी आप लोगों को थ्योरी में, तो मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग अवश्य देंगे। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हॉकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहला थ्योरी में पढ़ते वक्त बताया था कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो कप है ना वो हॉकी से संबंधित है, आप लोगों को बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉकी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। आप लोगों को फटाफट अंदाज में मैं बताऊँगा, आप लोगों को मेरे आंसर देने से पहले खुद से आंसर देना है, ये आप लोग जान लो सबसे पहला, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़ो आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक लगाने वाले पहली महिला कौन है। ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी डिंड्रा डॉटिन, ऑप्शन सी हेले मैथ्यूज या ऑप्शन डी मिताली राज। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर आप लोगों को ना इसका विस्तार पूर्वक आंसर मैं बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है हरमनप्रीत कौर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अंतर्राष्ट्रीय T20 में पहली बार शतक लगाने वाली जो पहली महिला थी ना वो हरमनप्रीत हो जाएगा। कैसे, तो थोड़ा सा आप लोग ना विस्तार पूर्वक जान लीजिए। जो हरमनप्रीत कौर है ना उन्होंने ना 2018 में, कब, तो 2018 में ना उन्होंने ICC महिला विश्व कप T20 में ना न्यूजीलैंड के खिलाफ ना 51 गेंद में, कितना, तो 51 गेंद में 103 रन बनाया था। कितना, तो 103 रन बनाया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक लगाने वाली जो पहली महिला है ना वो हरमनप्रीत कौर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है हरमनप्रीत कौर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्निस, ऑप्शन बी आइस हॉकी, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए कम से कम आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो संबंधित है ना वो आप लोग का जो टेबल टेनिस का जो खेल है ना उससे संबंधित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वेंथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी एथलेटिक्स या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप पहले, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है टेबल टेनिस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ते वक्त बताया था कि स्वेंथलिंग कप जो है वो किससे संबंधित है, बोला था याद रखने के लिए। तो जो स्वेंथलिंग कप जो है ना वो टेबल टेनिस से संबंधित है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोग को बताया था कि ये जो स्वेंथलिंग जो कप है ना वो पुरुष के लिए, मतलब पुरुष जो टीम होता है ना उसके लिए खेला जाता है, मतलब पुरुष प्रधान के लिए ये जो स्वेंथलिंग कप है वो यूज़ किया जाता है। ये बात आप लोग को याद रखनी है, बोला था, ठीक है। और एक बात आप लोग जान लो, ये जो स्वेंथलिंग जो कप है ना वो 1926 कब 1926 से ये जो कप है ना उसको आरंभ किया गया है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है टेबल टेनिस आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फीफा विश्व कप विजेता पुरस्कार राशि कितनी है? ऑप्शन ए 42 मिलियन, ऑप्शन बी 40 मिलियन, ऑप्शन सी 35 मिलियन या ऑप्शन डी 30 मिलियन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है 42 मिलियन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि फीफा विश्व कप विजेता जो पुरस्कार राशि जो है ना वो 42 मिलियन है। और आप लोग को पता होगा कि 1 मिलियन कितना होता है, तो 1 मिलियन की जो राशि होती है वो 10 लाख होता है। 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं। और 42 मिलियन मतलब आप लोग ये जान लीजिए कि 42 मिलियन कहने का मतलब इंडियन करेंसी में ना 344 करोड़, कितना, तो 344 करोड़ रुपए मिलता है जो फीफा विश्व कप विजेता जो टीम होता है उसको मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 42 मिलियन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी हॉकी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। पहले आप एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है बैडमिंटन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो तस्नीम मीर है ना इस खेल से संबंधित है बोला है, तो वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ये बात आप लोग को याद रखना है। और एक बात आप लोग और जान लीजिए कि ये जो तस्नीम जो मीर है ना वो भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वनडे मैच दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी पाली उमरीगर या ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है सचिन तेंदुलकर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि वनडे मैच में दोहरा शतक बनाने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी है ना वो आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये जो सचिन तेंदुलकर है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए कि एक दिवसीय क्रिकेट में ना दोहरा शतक मतलब 200 रन बनाने वाले ना सचिन तेंदुलकर है। और उन्होंने ना 2010 में, कब, तो 2010 में ना पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ना 200 रन बनाया था, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है सचिन तेंदुलकर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 21 जून या ऑप्शन डी 20 जून। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर से 21 जून करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कब मनाया जाता है बोला है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 21 जून। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां या ऑप्शन डी 10वां। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना 2024 में कौन सा बार मनाया गया है आप लोगों को ये बताना था, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक बताइए आप लोग कौन सा है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 10 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मतलब कौन सा बार मनाया गया ये पूछा है, तो 10वां बार था अब तक का, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोग ये जान लीजिए कि 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया ना उसका थीम क्या था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। तो इसका जो थीम था वो स्वयं और समाज के लिए योग। तो क्या थीम था? स्वयं और समाज के लिए योग।
ये इसका थीम था 2024 के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया ना, उसका थीम था। तो ये थीम को खास तौर से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या था तो थीम? स्वयं और अपने समाज के लिए योग। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब फिर से हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न करते हुए चलते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना आप लोगों को थोड़े से ये नॉलेज हो जाए अदर बात के लिए, ठीक है। जो लिखा है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है। उसके अलावा जो नहीं लिखा ना, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ना, तो हम लोग को और भी अच्छे से नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। तो इसलिए मैं आप लोगों को ना इस प्रकार की जो बातें हैं ना आप लोग को बताते रहता हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। T20 में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी है। ऑप्शन ए दीपक चहल, ऑप्शन बी इरफान पठान, ऑप्शन सी MS धोनी या ऑप्शन डी विराट कोहली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है दीपक चहर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि T20 में हैट्रिक लगाने वाले पहले जो भारतीय क्रिकेटर जो खिलाड़ी थे ना, वो दीपक चहर थे। ये बात आप लोग को याद रखना है। और ये जो दीपक चहर है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए कि इन्होंने ना T20 क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले जो थे ना पहले थे, इन्होंने यह उपलब्धि 2019 में, कब? तो 2019 में ना बांग्लादेश के खिलाफ, किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ ना T20 में ना ये मैच में हासिल किया था, ठीक है। तो हैट्रिक लगाया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है 2019 में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है दीपक चहर जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख या ऑप्शन डी 30 लाख। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 25 लाख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वर्तमान में जो मेजर ध्यानचंद है ना, जिसको आप लोग जो खेल का जादूगर मतलब हॉकी का जादूगर बोला जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार जो राशि दिया जाता है ना वो 25 लाख दिया जाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है 25 लाख वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर से करते हुए चलते हैं ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चला जा सके, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? ऑप्शन ए खसाब दादा साहब जाधव, ऑप्शन बी राशिद खान, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी सुनील कुमार। तो क्या इसका आंसर होगा? एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है खसाब दादा साहब जाधव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत जो ओलंपिक पदक जो विजेता है ना वो के डी जाधव है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से करते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता है? ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी वेद व्यास या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी पतंजलि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना इसका आंसर करेक्ट लिया होगा, क्योंकि पता है कि योग सूत्र के रचयिता पूछा है और योग सूत्र के जो रचयिता है वो पतंजलि है। यो पतंजलि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। योग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो योग कितने प्रकार के पूछा है, तो योग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये बात आप लोग को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर कौन कौन से होते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला कर्म योग, दूसरा हो जाएगा भक्ति योग, तीसरा हो जाएगा आप लोगों का ज्ञान योग और चौथा जो हो जाएगा वो क्रिया योग। तो ये चारों जो योग है उसको याद रखना है। एक बार और बोल दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला कर्म योग, दूसरा जो होगा वो भक्ति योग,
तीसरा होगा ज्ञान योग और चौथा होगा क्रिया योग। ठीक है, तो इन चारों योग के बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आप लोगों को कठिन लग रहा होगा ना इतना सारा, लेकिन थोड़े से तो पढ़ने पड़ेंगे ही। आप लोग का खेल आप लोगों की सब्जेक्ट में है, तो आप लोग को तो पढ़ने ही पड़ेंगे चाहे जैसा भी हो। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर आप लोगों को बताऊंगे इसका आंसर मैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 7 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते बोला ना, तो कुल मिलाकर के 7 मेडल जीते, ये आप लोगों को याद रखना है। और कौन कौन सा मेडल जीते ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। ठीक है, सबसे एक जो पहला था ना वो गोल्ड मेडल 1 जीता था, दूसरा 2 जीता था सिल्वर मेडल, ठीक है, और 4 जीता था वो ब्रॉन्ज मेडल। कौन कौन सा? तो सबसे पहला 1 गोल्ड मेडल जीता था, और 2 जो था वो सिल्वर मेडल जीता था, और 4 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस प्रकार से ना 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 7 मेडल जीते थे, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी भारत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ना सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो जीतने वाला जो देश है ना वो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो 2020 के जो फैक्टर्स है ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 45वां, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 46वां या ऑप्शन डी 50वां। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी 48वां करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था बोला है ना, तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना उसमें भारत का जो ना 48वां स्थान था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये फ्यूचर को लेकर के बोला है, तो कहाँ हुआ है आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, तो उस आधार पे आप लोग को बताना है कि 2024 में जो ओलंपिक हुआ था ना वो कहाँ हुआ था, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप सबसे पहला। प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है पेरिस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ओलंपिक 2024 में जो खेल का आयोजन हुआ था ना वो पेरिस में हुआ था। पेरिस मतलब फ्रांस में हुआ था, ये बात आप लोग को याद रखना है। फ्रांस की जो राजधानी वो पेरिस है, ये आप लोगों को याद रखना है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है पेरिस करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की जो राजधानी है वो। ठीक है, तो 2024 में जो खेल का आयोजन हुआ था वो पेरिस में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 23 मई या ऑप्शन डी 23 अप्रैल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी 23 जून करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है बोला है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक का जो दिवस है ना वो आप लोगों का 23 जून को मनाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी 23 जून करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन बी खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए, ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में या ऑप्शन डी खेलों में आपसी सामंजस्य के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर इसका आंसर ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है बोला है। तो जो मेजर ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अवार्ड जो है ना वो खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1951, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1953, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1956 या ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1958। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है 4 अप्रैल 1951 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1951 को सबसे पहला एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को और बताऊँ ना, तो साल 1951 कब? साल 1951 को ना भारत की राजधानी नई दिल्ली, कहाँ? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ना पहली बार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, और 1951 में ही ना एशियाई खेलों का भी यहाँ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ना आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है ना, तो वहाँ आयोजन किया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर है 4 अप्रैल 1951 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस खिलाड़ी के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मंजू लकड़ा, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी पंकज विक्रम या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी मेजर ध्यानचंद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को थ्योरी में भी बताया था कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ना हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर ना प्रत्येक वर्ष ना स्पोर्ट डे मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी मेजर ध्यानचंद करेक्ट हो जाएगा, और इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष के अंतराल पर या ऑप्शन डी हर 6 माह के बाद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 4 वर्ष के अंतराल पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद आयोजन किया जाता है बोला है। तो जो ओलंपिक का जो खेल होता है ना वो प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजन किया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर है 4 वर्ष के अंतराल पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अर्जुन पुरस्कार राशि कितनी है? तो आप लोगों को बताना है कि अर्जुन जो पुरस्कार है ना उसकी राशि कितनी है, ये बताना है। ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख या ऑप्शन डी 35 लाख। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 15 लाख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है बोला है। तो अर्जुन पुरस्कार की जो राशि वो 15 लाख दिया जाता है। उसके अलावा आप लोग ये जान लो कि एक जो अर्जुन का जो मूर्ति है ना, आप लोग को पता होगा कि जो महान जो धनुर्धारी है अर्जुन, तो उसकी मूर्ति दिया जाता है, और उसके अलावा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है सम्मान के लिए, और 15 लाख पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 लाख करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो मीराबाई चानू ने ना कांस्य पदक जीता था, ये बात आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये जो मीराबाई चानू है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। किससे? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ये बात आप लोग को याद रखना है। और एक बात आप लोग जान लो कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक जीता था,
लेकिन 2022 में, कब, तो 2022 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था अपने भारत के अंदर ना, तो उसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ऑप्शन बी, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन, ऑप्शन सी, सामाजिक सद्भाव के लिए, या ऑप्शन डी, विज्ञान क्षेत्र में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को पता होगा कि द्रोणाचार्य कौन था। तो द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, मतलब जो प्रशिक्षण करवाता है बच्चों का, ठीक है, मतलब जो खेल में होता है ना उसका प्रशिक्षण करवाता है, जो कोच होता है, तो उसको प्रशिक्षण जो करवाता है ना, तो उस नाम से द्रोणाचार्य के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर, या ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 8 सितंबर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता जो दिवस है ना वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष जो 8 सितंबर जो है ना उस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा 1966 में, कब, तो 1966 में यूनेस्को द्वारा ना सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने की घोषणा किया था। कब? 1966 में। उसके अलावा आप लोग और जान लीजिए कि 1967 में, कब, तो 1967 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है इस प्रश्न के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, या ऑप्शन डी मनप्रीत सिंह। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो पहला जो गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने जीता, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है, तो आप लोग को पता होगा जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 29 को। गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, या ऑप्शन डी साइना नेहवाल। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है पीटी उषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है बोला है ना, तो जो गोल्डन गर्ल जो है ना वो पीटी उषा की आत्मकथा है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा एक बात आप लोग और याद रख लीजिए कि ये जो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है ना वो कब लिखा गया, तो 1987 में लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1987 में लिखा गया। और ये जो लिखा गया ना वो पीटी उषा और जो लोकेश शर्मा है ना उसके द्वारा लिखा गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है पीटी उषा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप लोगों को इस क्लास की नोटिफिकेशन मिले। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। और इसका जो PDF रहेगा ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ इसका PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में केवल इतना ही कहूँगा कि आप लोग ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ तो इतना तो फर्ज बनता है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में।